हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का सैम्पल पेपर टर्म 2 के ऊपर बेस्ड। और आपको पता है जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था टर्म 1 से पहले, टर्म 1 का जो पेपर आया था और उन्होंने सैम्पल पेपर जो इशू किया था बिल्कुल वही सेम पैटर्न था। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर। आज हम पूरा का पूरा सैम्पल पेपर जिसमें 14 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, इसमें आपको पता है 3 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन के आपके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, यानी कि 6 इंटू 2 12 मार्क्स का होगा आपका पहला सेक्शन। सेकंड सेक्शन सेक्शन बी के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि 4 3 12 मार्क्स का ये सेक्शन होगा आपका। और लास्ट सेक्शन आपका सेक्शन सी, 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके 4 मार्क्स ईच, 4 4 जा 16। ये आपके इस तरह से करके 40 मार्क्स के होंगे बच्चों। और जो 14th क्वेश्चन होगा वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड ईच पार्ट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। तो केस स्टडी से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत घबराते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, एक चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो केस स्टडी कोई नई बात नहीं होती, उसी में से क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है बच्चों 14, टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 14 है। लेकिन आपको पता है जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैं 14 क्वेश्चन सोल्व जरूर कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके मैं 40 क्वेश्चंस के क्लियर कर दूंगा इसके अंदर कम से कम। क्योंकि एक क्वेश्चन से सिर्फ मैं, मान लो पहला क्वेश्चन जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा, तो ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन सोल्व करा दिया और काम खत्म। उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड और पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से करना ये सैम्पल पेपर, आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है फाइनल पेपर्स के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, सेक्शन ए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसके दोनों पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आपको इंटीग्रेट करना है log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूं कि क्या होने वाला है यहाँ पे। इसके अंदर बच्चों आपको पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है और इसके ऊपर पेपर के अंदर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। इसका आंसर क्या होता है आपका, एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस में सी। इसका मतलब क्या होता है, मैं अगर जिस बच्चे ने ये फॉर्मूला कभी ना पढ़ा हुआ हो उसको भी समझ आ जाएगा। ये होता है बच्चों, एक अंदर क्या है फंक्शन और साथ में उसका क्या है डेरिवेटिव। जैसे आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन एक्स, यहाँ लिख दूँ प्लस कोस एक्स, और इंटू में लिख दूँ ई की पावर एक्स और डी एक्स। अगर आपसे कोई इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछे, एक बात बताओ, अगर आप साइन एक्स को बोल दो एफ एक्स, तो कोस एक्स को क्या बोलना पड़ेगा बताओ, एफ डैश एक्स, क्योंकि इसका क्या है ये डेरिवेटिव है। तो बताओ ये ऊपर वाली फॉर्म बन गई ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या आएगा, एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस में सी। और एफ एक्स आपने किसको बोला था, साइन एक्स को। आंसर आ जाएगा अपना साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस में सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से समझो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंटीग्रेशन करो आप 1 बाय, या डेरिवेटिव पूछता हूँ पहले मैं आपसे, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव सब बच्चे जानते हैं माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर होता है। मैं 2 डेरिवेटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, एक तो 1 बाय एक्स पे और एक रूट एक्स पे, क्योंकि ये बच्चों को याद होंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आसानी से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ये 2 डेरिवेटिव बहुत काम की चीज़ होती है ना। सोल्व कैसे करते हैं, सिंपल पावर रूल लगा के करते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 और ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो कभी भी आपके इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स आ जाए साथ में, तो आप समझ जाना 99% चांस है कि यही वाली फॉर्म आपकी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे नहीं दे रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक फंक्शन है और प्लस में उसका क्या है डेरिवेटिव है। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले शो करूँगा कि ये वैसी वैसी फॉर्म है। देखो नीचे x प्लस 1 है, ऊपर मैं x में 1 ऐड कर देता हूँ, 1 क्या कर देता हूँ माइनस। अगर पहले आपने 10% भी ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, तो आपको आज सारा समझ आ जाएगा। ये हो गया। अब बच्चों क्या करो, इस x प्लस 1 को अलग से डिवाइड कर दो। नीचे क्या है बच्चों, x प्लस 1 का स्क्वायर है, नीचे क्या है आपका x प्लस 1 का स्क्वायर कर लो। तो इस x प्लस 1 को अलग डिवाइड कर दो x प्लस 1 के स्क्वायर से, और 1 को अलग डिवाइड कर दो x प्लस 1 के स्क्वायर से, और साथ में क्या है आपका ई रेज टू पावर एक्स है, ये है dx। अब देखो ये एक पावर कट जाएगी। पहले वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और दूसरे वाला पार्ट क्या है बच्चों, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है और इंटू ई की पावर एक्स dx। अब ये वही बात बन गई, अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूँ, इसको एफ एक्स,
तो ये पूरा माइनस के साइन के साथ पता है बच्चों क्या है, एफ डैश एक्स है। कैसे? जैसे मान लो y इक्वल टू 1/x+1 है, तो आप क्या लिखते हो, x+1 की पावर -1 लिखते हो। तो dy/dx क्या होता है, पावर आगे आएगी x+1, पावर में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/x+1 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने 1/x का बताया था। ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीच में साइन क्या होना चाहिए, प्लस का, और अंदर मैं ऐसे लिख दूं, और इनटू में क्या है बच्चों, साथ में e⁻x है और dx। अब बताओ, अब ये फॉर्म बन गई ना। इसको अगर मैं fx बोलूं तो ये पूरा क्या है, f डैश x है, तो बन गई वही फॉर्म। आंसर क्या होना चाहिए, fx इंटू e⁻x प्लस में c। fx क्या है यहाँ पे, 1/x+1 इंटू e⁻x प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस ये 2-3 चीजें मेरे को बतानी थी। अब आपका पहला पार्ट देखो, आसान लगेगा आपको। जब भी log x आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करने का और कोई तरीका नहीं होता। इसके अंदर आप log x को क्या पुट कर दो बच्चों, टी पुट कर दो। log x को अगर टी पुट करोगे तो मुझे बताओ, यहाँ पे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx इक्वल टू dt। तो dx निकालना है अपने को, तो dx कितना आ गया बच्चों, x dt। देखो dx को हम लिखेंगे x dt, लेकिन जब वेरिएबल x को हम t में चेंज कर चुके तो फिर ये x कहाँ जाएगा, x कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ से बताओ मेरे को। अगर log x इक्वल टू t है तो x की वैल्यू क्या होती है, e⁻t होती है ना। x कितना होता है आपका, e⁻t, यानी कि इसको लिख देंगे e⁻t इंटू dt। किसको, dx को। इसको i मान लिया करो आप। ठीक है, i क्या बन गया बताओ, फिर i क्या बन गया आपका, log x को क्या पुट किया था, t। dx क्या है बच्चों, e⁻t इंटू dt, और नीचे क्या बन गया, 1+t होल स्क्वायर। अब अगर आपने अभी मैंने जो समझाया था वो अच्छे से समझा तो आपको शक्ल बन गई। देखो ये एज इट इज ऐसी, t/1+t होल स्क्वायर इंटू e⁻t dt बन गया ना। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ x बताया था, यहाँ पे क्या बता दिया बच्चों, t बता दिया। अब आप क्या करोगे, आप t में 1 ऐड करोगे और 1 माइनस करोगे। इंटीग्रेशन आपको आता है प्रैक्टिस से, और टीचर अगर मान लो आपको अलग अलग टाइप को बहुत अच्छे से समझाता है, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे को क्वेश्चन समझ ना आए और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद ना हो। बस पढ़ाने के ऊपर फर्क है कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से करवाता है। एक जैसे क्वेश्चन एक साथ करवाओ, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, बच्चों को अपने आप ही याद हो जाएंगे फॉर्मूले। तो अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, t+1 को अलग से डिवाइड करो t+1 के होल स्क्वायर से, और 1 को अलग डिवाइड करो t+1 या 1+t के होल स्क्वायर से, और साथ में क्या है बच्चों, e⁻t dt। अब बताओ, इसको डिवाइड करोगे तो एक पावर क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको, मैंने क्या है जगह नहीं छोड़ी, मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो इसको क्या करोगे बच्चों, 1/t+1 आ जाएगा, और मैं बीच में प्लस का साइन ले रहा हूँ और ऐसे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, e⁻t dt। अब देखो ये वही क्वेश्चन बन गया, ये फंक्शन है, ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शन इनटू e⁻t प्लस सी। अब t की क्या है वैल्यू पुट कर दो। t को आपने क्या पुट किया था बताओ, log x, तो t की जगह log x, तो e⁻t की जगह क्या पुट करोगे बताओ, x, और 1+t, t क्या है आपका log x, और प्लस में क्या आ गया c। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में बच्चों ध्यान से समझो, आपको इंटीग्रेट करना है। आई मान लो इसको, आई मान लो क्या, sin 2x अपॉन 9 माइनस कोस 4x dx। कोस की पावर 4 है। ठीक है, पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ कैसे इंटीग्रेशन इसका होगा। सबसे पहले तो आपको ये बताओ, अगर y इक्वल टू साइन स्क्वायर x है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो। डेरिवेटिव पहले पावर का रूल, पहले पावर रूल लगता है, साइन x की पावर 2 लिख दो, है ना। पहले पावर आगे आएगी, फंक्शन एज इट इज, और पावर में से क्या होगा बच्चों, एक माइनस होगा, फिर इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कोस एक्स, यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 2 sin x इंटू कोस एक्स। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो 2 sin x इंटू कोस एक्स क्या होता है, sin 2x ही तो होता है। ये क्या होता है बच्चों, sin 2x होता है। तो आपसे अगर आज के बाद कोई पूछे कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, sin 2x होता है। मतलब कि आपको ध्यान होनी चाहिए ये बातें कि जब भी sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। फिर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि कोस स्क्वायर x का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालोगे, वही पावर आगे, फंक्शन क्या है कोस एक्स, पावर में से एक माइनस कर दो। कोस एक्स का डेरिवेटिव सब बच्चे जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस
क्या बन गया, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स फिर से क्या होता है बच्चों, साइन 2x होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, 1/अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए। देखो बच्चों, इसको याद रखने का तरीका जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ बहुत अच्छे से बच्चों को, कि अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो सीधा क्या होता है आंसर, साइन इनवर्स एक्स होता है ना। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो ये होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे a का स्क्वायर है, वैसे बाकी शक्ल तो सेम है इसकी। तो इसका आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के नीचे क्या लग जाएगा बच्चों, ए लग जाएगा प्लस में सी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो हमारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब मैं कहता हूँ ऊपर साइन 2x है और अभी मैंने आपको बताया साइन 2x कोस 2x है ना, ये डेरिवेटिव अगर मान लो मैं नीचे वाले फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल होता नहीं है। देखो यहाँ पे 4 पावर है, आपको पता है अंडर रूट के अंदर कैसे न कैसे करके आपको 2 पावर लेके आनी होती है ना, बिना 2 पावर के काम चलता ही नहीं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। अब अगर मैं इस कोस स्क्वेयर एक्स को पुट कर दूं, पुट कर दो बच्चों क्या, कोस स्क्वेयर एक्स को टी, तो इसका डेरिवेटिव बताओ। अभी तो मैंने बताया था कोस स्क्वेयर एक्स का क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है ना, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, ऊपर साइन 2x चाहिए, तो साइन 2x डी एक्स ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, माइनस डी टी बन गया ना। सो बताओ आई क्या बन गया आपका, आई, आई बन गया बच्चों साइन 2x डी एक्स, तो लिख दो माइनस डी टी, और नीचे क्या बन गया 9, 9 को क्या लिख दो, 3 का स्क्वायर लिख दे, और इसको क्या पुट किया था आपने टी, तो ये क्या बन गया टी स्क्वायर बन गया। माइनस को बाहर निकाल दो, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये तो बन गया ना वही फॉर्म आपकी अभी जो मैंने आपको बताई थी। माइनस ये क्या बन गया आपका साइन इनवर्स, गलती से यहाँ पे एक्स मत लिख देना, वेरिएबल क्या है यहाँ पे टी है बच्चों, तो टी अपॉन में ए क्या है यहाँ पे 3, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ए कितना हो गया 3 प्लस में सी, आंसर आ गया आपका माइनस साइन इनवर्स टी। अब टी को क्या पुट करोगे बच्चों, टी को ध्यान दो, टी को क्या पुट करोगे वापस, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है 3 प्लस में सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन जब आपको समझाऊंगा ना उससे आपको बहुत चीज़ें पता लगेगी। उस बच्चे को तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आज के लेक्चर से जिन्होंने कभी कुछ मैथ में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ा है, मैथ 50% भी आज तक पढ़ा है ना, तो इन 14 क्वेश्चन के जरिए उसको देखना आप कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, राइट द सम, किस किस का सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका कहता है ऑर्डर निकालो, डिग्री निकालो, और फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो ये दे रखा है आपको डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कन्फ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर बार बार। देखो डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का। इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का बच्चों डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, क्या लिखते हैं इसको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। अब आप मेरे को बता दो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव जो किया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है, क्या होता है बच्चों, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स होता है एक, तो एक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, एक डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि पहली बार डेरिवेटिव किया गया किसी फंक्शन y का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर। ऐसे चलता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दो डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, 2 का है ना, तो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री। यहाँ पे बच्चा क्या है, 99% बच्चे गलती करते हैं, आप खुद देख लेना, आप 1% में हो या 99% में, बच्चा डिग्री को 2 लिख देता है। डिग्री की डेफिनेशन अगर आपको पता होगी ना तो आज के बाद आप 2 कभी नहीं लिखोगे। डिग्री क्या होता है बच्चों, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये होती है डिग्री की डेफिनेशन। अब आप खुद बता दो, आपने लिख रखा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसमें जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसकी पावर, इस पूरे की पावर कितनी है, 1 है कि 2 है, 1 है ना।
टू पावर थोड़े है, इसकी पावर कितनी है बच्चों 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी 1 होगी। डिग्री कितनी होगी बच्चों 1, तो ये आपका हो गया क्या डिग्री 1। आपसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है ना, तो 2 + 1 यानी कि 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा 3 आएगा। बिल्कुल आसान होता है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। आपसे छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, हमेशा ही डिफाइंड होता है। चाहे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसका ऑर्डर हमेशा ही क्या होगा डिफाइन होगा। लेकिन लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होती, मतलब कि हो भी सकती है और नहीं भी। ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही डिफाइंड होगी। डिग्री सिर्फ बच्चों कब डिफाइंड होती है, डिग्री इज डिफाइंड, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, डिग्री इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, ओनली व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल। जब बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन किस में क्या हो, एक पोलिनोमियल। लेकिन लेकिन पोलिनोमियल किस में, पोलिनोमियल बच्चों इनके डेरिवेटिव में, dy/dx हो, d2y/dx² हो, ये पोलिनोमियल के अंदर होना चाहिए। जैसे एक जनरल पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों, x² + x + 5 ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन इसकी पावर मैं लिख दूं -3 + x + 5, क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है बच्चों क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ आपसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है log ऑफ dy/dx और प्लस में d2y/dx² इक्वल टू साइन x, बताओ इसका ऑर्डर कितना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कोई भी बच्चा बता देगा 2 है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है हाईएस्ट। लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री क्या है बच्चों, ये जो log आ गया ना, क्या आप इस log को खत्म कर सकते हो, बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता कोई भी बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री को क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं बात करूँ पोलिनोमियल इन x, मैं अगर ऐसे लिख दूँ log x प्लस में x² और माइनस के 9, क्या ये पोलिनोमियल है x के अंदर, आप कहोगे नो, नो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर log x आ गया, log x आ जाए, e⁻x आ जाए, या sin x आ जाए, sin इनवर्स x आ जाए, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनकी डिग्री बच्चों डिफाइन नहीं होती। जैसे मान लो ये आ गया ना, sin इनवर्स आपका आ गया dy/dx और प्लस में d2y/dx² इक्वल टू y, तो इसकी भी डिग्री बच्चों डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस साइन इनवर्स x को आप खत्म नहीं कर सकते। बस खत्म क्वेश्चन, यही मेरे को बताना था आपको। अब ये देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर तो चीज़ें आपकी यूज होने वाली है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, जिस बच्चे ने वेक्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन 2 मिनट का है, लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए ये क्वेश्चन क्या है, मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ बहुत ही गौर से मैं ये बात बताता हूँ, कभी भी वेक्टर के अंदर आपको निकालना पड़े mod ऑफ a + b या mod ऑफ a - b, कभी भी लाइफ में आपको वेक्टर के अंदर mod ऑफ a + b या mod ऑफ a - b इस तरह की टर्म निकालनी पड़े जिसके ऊपर mod लगा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, कभी भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्या करते हैं, ऑलवेज कंसीडर, हमेशा ही कंसीडर करो। ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, मैं जब वेक्टर पढ़ाता हूँ बिल्कुल लिखवाता हूँ बच्चों को नोटबुक के अंदर कि ये चीज़ तो नोट डाउन कर लो कि जब भी ये चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी तो हमेशा a + b की लेंथ का स्क्वायर, इस चीज़ को पहले निकालो और लास्ट में दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a.a, अगर मैं दो वेक्टर का क्या करूँ, डॉट प्रोडक्ट करूँ बच्चों, वो क्या होता है, वो क्या होता है, a वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, यानी कि दो वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डॉट प्रोडक्ट है, वो कुछ और नहीं बल्कि उन दोनों वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर ही होती है, ठीक है। क्यों होती है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, आपको ये पता होगा कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, बताओ, a.b, लेंथ ऑफ a वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ b वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, उन दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ पे मैं b को भी a लिख दूँ, अगर मैं b की जगह a लिख दूँ बच्चों, b की जगह a लिखो तो a और a के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। दो वेक्टर सेम वेक्टर के बीच में एंगल तो क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि a.a जो होगा आपका, ये लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर हो गया और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी वेक्टर का अगर आप मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हो खुद से, तो वो उसकी लेंथ का क्या आता है, स्क्वायर आता है, ठीक है। एक आपको ये बात पता होनी चाहिए।
एक मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ कि अलजेब्रा के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप मेरे को बताओ क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही तो होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होते हैं। दोनों के दोनों फॉर्मूले सब बच्चों को याद है। मैं कहता हूँ ये फॉर्मूले तो होते हैं किसमें, अलजेब्रा में। लेकिन अगर वेक्टर के अंदर मैं कहूँ कि ये बताओ लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, देखो शक्ल तो इसकी ऐसी ऐसी है ना, शक्ल तो इसकी ऐसी ऐसी है, तो इसका जो आंसर है ना वो भी वैसा वैसा ही आएगा। क्या, वहाँ पे ए स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर। वहाँ बी स्क्वायर होता था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2। वहाँ पे 2ab होता था, यहाँ पे 2ab, ए वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर। लेकिन बीच में बच्चों जब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिफाइन तो करना पड़ता है ना कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो बस मैं याद करने का इसको आपको क्या है तरीका बता रहा हूँ। लेकिन ये कैसे कैसे प्रूफ तो आपको पता होना चाहिए ना, विश्वास तो हो आपको कि आया कैसे ये, तो मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। देखो इस वेक्टर की का स्क्वायर है ना, लेंथ का स्क्वायर है। मैंने अभी क्या बताया था, इस अंदर वाले वेक्टर को, ये भी तो एक वेक्टर है ना ए प्लस बी, इसको 2 बार क्या कर दो बच्चों, इसकी मतलब आपस में इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वो क्या आएगा, इसकी लेंथ का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आप कैसे करते हो बच्चों बताओ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी निकालो, अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे को सिखाते हैं हम, छोटे बच्चे को, कि पहले इस ए की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से कर दो, फिर बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगा दो, बी की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से। ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले इस ए वेक्टर की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब बीच में डॉट, ए प्लस बी से करो, फिर प्लस का साइन, फिर इस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी से करो। देखो अपने आप ही आ जाएगा आंसर। ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे बच्चों क्या आएगा, ए डॉट बी की ए से करोगे बी डॉट ए, और बी की बी से करोगे बी डॉट बी। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कहीं पे भी ए डॉट ए आ जाए तो वो क्या होता है, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम ही होते हैं, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, कम्यूटेटिव होती है। तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। और बी डॉट बी क्या होता है, लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो मेरे को बता दो आ गया क्या ये देखो 2a डॉट बी, और यही तो मैं चाहता था, है ना, यही तो मैंने आपको बताया था ऊपर। इसी तरह से अगर माइनस का हो, इसी तरह से बच्चों अगर साइन माइनस का आ जाए, अगर ये आ जाए तो इस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 2a डॉट बी आ जाएगा बस। ठीक है, तो समझ गए। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और प्रूफ आया कैसे मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। तो गलती बच्चों पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी, गलती अलाउड नहीं है। मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ वैसे पढ़ते जाओ। जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो कहता है कि मैं जो आप बताओगे वो सारा पढ़ दूंगा, मैं कहता हूँ एग्जामिनर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में जो हमारे को ना आता हो। हमारे को का मतलब बच्चे को हर क्वेश्चन उसको आएगा, कोई भी नया क्वेश्चन उसको लगेगा नहीं। क्वेश्चन पेपर बच्चे टफ समझते हैं क्योंकि वो पूरी तैयारी करके नहीं जाते। जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। अगर टीचर बच्चे को सिखाएगा पेपर से पहले ही अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, तो बच्चे को पेपर कभी भी मुश्किल लगेगा ही नहीं। हाँ, अगर किताब में जो क्वेश्चन लिख रखा है उसको वैसे का वैसा रटवा दिया, उसके बारे में कुछ ना बताया डीप के अंदर जाके कि पेपर में कैसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तब फिर पेपर, ऐसा तो है नहीं सीबीएसई बोर्ड यूं का यूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे देगा बच्चों, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, बट अगर टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो उन नई चीज़ों को भी पेपर से पहले ही बच्चों को सिखा देगा। अब एक बात तो ये मेरे को बतानी थी आपको। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक का मैं कहता हूँ ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना तो 11th और 12th में काम ही नहीं चलता ट्रिग्नोमेट्री में। क्या बच्चों, कोस 2x। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है अगर मैं पूरे फॉर्मूले में कोस स्क्वायर रखना चाहता हूँ, यानी कि मेरे को साइन स्क्वायर अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर तो लिख सकता हूँ। 10th क्लास का फॉर्मूला ये तो फिर इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ आप मेरे को, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसी तरह से अगर पूरे फॉर्मूले को हम साइन में चेंज करेंगे, कोस स्क्वायर को क्या लिख दूँ, एक बार दोबारा लिख रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला, मैंने ये दोबारा लिख दिया। अब की बार मैं कोस स्क्वायर को लिख रहा हूँ बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और ये पहले ही था, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया।
ये क्या बन गया आपका cos 2x का एक और फॉर्मूला बन गया। अब ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत काम के हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में अपना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं अपनी। अब इनसे मैं देखो आपको क्या क्या बना के दिखाता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या है जिसपे मैंने स्टार लगा रखा है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस -1 को इधर ले आओ, इस -1 को बच्चों इधर ले आओ, ये हो जाएगा +1। यहाँ क्या बच गया 2 cos स्क्वायर एक्स। लेकिन बच्चों इसकी है ना थोड़ी सी शक्ल को सुधार दो, इसको 1 को आगे ले आओ cos 2x को, क्योंकि आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा ना वो आपको ऐसा दिखेगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये वाला। यानी कि कहीं पे भी 1 प्लस cos 2x आ जाए तो हम उसको 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहाँ से पता है क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x। अगर बीच में साइन माइनस का आ जाए तो cos स्क्वायर की जगह क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर। और एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। देखो यहाँ पे 2x है तो इधर क्या हो गया x, यानी कि एंगल का बच्चों क्या होगा, हाफ होएगा। इस 2x का हाफ क्या होता है, x होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पेपर में यही आए। पेपर में अगर ये आ गया कहीं पे भी तो इसको क्या लिखोगे, 2 प्लस का साइन है तो cos स्क्वायर आएगा। और एंगल का हाफ बच्चों, x का हाफ कितना होता है, x/2 होता होगा, तो लिख सकते हो आप इसको। ऐसे ही 1 माइनस cos x आ जाए तो 2 माइनस है तो बच्चों साइन स्क्वायर आएगा और एंगल का क्या आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये यूज कब होती है मेरे को बताओ, ये यूज कब होती है। जैसे अंडर रूट के अंदर आपका आ गया 1 प्लस cos 2x और आपको स्क्वायर रूट को खत्म करना है ना, स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो बच्चों 2, ये 1 प्लस cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x है ना। तो cos x क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। ये ऐसे यूज होता है। ऐसे ही मान लो आपका 1 माइनस cos 2x आ गया और मैं स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहता हूँ तो इसका आंसर आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 तो अंदर रहेगा लेकिन साइन एक्स तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म तो अंदर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेन तो है कि कोई फंक्शन जो एक्स का फंक्शन होता है वो अंदर नहीं रहना चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम बाहर ला सकते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो मैं इसके दोनों क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा जो आ सकते हैं। अब सैंपल पेपर में तो आपको एक दे रखा है, मैं दूसरा भी कराऊंगा कि पेपर में दूसरा क्या पूछ सकता है फिर, क्योंकि सीबीएसई वाले कोई एग्जामिनर होगा, कोई इतना पागल तो है नहीं कि जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में दे दिया वही पेपर में दे देगा। ये अपने को एक हिंट दे रहा है कि मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक है, पहले इसने पूछा कि ए और बी क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। ध्यान से समझो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, गिवन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। और सब बच्चे जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ये भी कितनी है 1 और लेंथ ऑफ बी वेक्टर भी कितनी है बच्चों 1। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि दोनों यूनिट वेक्टर है। तो मैं बोलूंगा अगर यूनिट वेक्टर है तो दोनों की लेंथ कितनी है बच्चों, 1 है। और थीटा इन दोनों के बीच का क्या है बच्चों, एंगल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। एंड ये भी गिवन आपको, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये लिखने की आदत डाल लो, ऐसे लिखना चाहिए आपको कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करे ना तो उसको भी मजा आए कि हाँ बच्चा सब कुछ लिखना जानता है पहले ही। हमारे को प्रूव क्या करना है बच्चों, अपने को प्रूव ये करना है कि अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो होगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बाय 2। और ये ए और बी क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो मतलब कि इस पे कैप लगा दो, वेक्टर की साइन की जगह क्या लगा दो, इस पे कैप लगा दो। अब मैं करूंगा प्रूफ। मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन में कहीं ये आपको निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। ठीक है, कंसीडर कर लो। कंसीडर का मतलब हम अपनी तरफ से एक वैल्यू को निकाल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ऐसा कुछ चाहिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। बताओ अभी मैंने बताया था 2a डॉट बी, क्या बताया था बच्चों मैंने, 2a डॉट बी। अब ये बताओ ए वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ये भी कितना है बच्चों 1, 2। ए डॉट बी, जिस बच्चे ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी है तो वो जानता है ए डॉट बी क्या होती है। डेफिनेशन ए डॉट बी की, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। देखो 1 प्लस 1 कितना होता है 2। कई बच्चे 1 प्लस 1 प्लस 2 इन तीनों को ऐड कर देते हैं। बच्चों इसको थोड़े ऐड करना है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। 2 प्लस में 2, ए वेक्टर की लेंथ कितनी 1, ये भी कितनी 1, तो इसको तो हटा दो, 1 इंटू 1 तो 1 होता है, साथ में क्या बच गया कोस थीटा। 2 बाहर कॉमन ले लूँ तो क्या ये बन गया ना,
तो मेरा क्या बन गया लास्ट में रिजल्ट, लेंथ ऑफ ए प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अच्छा अब मेरे को आप ये बता दो, 1 प्लस कोस थीटा का अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, 2 प्लस आए तो कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ, थीटा का हाफ क्या होता है बच्चों, थीटा बाय 2। बताओ हो गया ना, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 मेरा आंसर आ गया। लेकिन लेकिन बच्चों ये तो स्क्वायर का आंसर आया है, हमारे से तो सिंपल ये पूछिए है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, क्या आ गई बच्चों, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गई ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट जब आप लगाते हो ना तो प्लस माइनस का आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आती, इसलिए मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी वैक्टर का यानी कि ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लो बच्चों, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो मुझे बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और कोस स्क्वायर का कितना होता है कोस थीटा, तो थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा। यही आपको क्या है बच्चों प्रूव करना था। अब आप देख लो, यही तो आपको प्रूव करना था ना। लेकिन मैं कहता हूँ एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिया है तो इसी के ऊपर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है, देन प्रूव दैट ए माइनस बी वेक्टर और इसकी लेंथ और इसका होल स्क्वायर, यानी कि बीच में प्लस की जगह क्या पूछ लेगा माइनस, तो यहाँ पे कोस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, साइन आ जाएगा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये पूछ लेगा आपसे। तो बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, वही हम कंसीडर करेंगे। ए वेक्टर देखो यहाँ पे कैप लगा देना आप, है ना, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है। तो बताओ इसको कंसीडर करोगे, सॉरी 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 गलती से मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर नहीं आएगा, ये पूछेगा तो इसको कंसीडर करेंगे। क्या होता है बताओ, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, होता है ना फॉर्मूला। अब ए और बी क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 होएगा, ये भी 1, माइनस 2 a डॉट बी क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, होता है ना फॉर्मूला। ये क्या हो गया बच्चों 2 माइनस 2, ये दोनों 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आ गया कोस थीटा आ गया। 2 कॉमन ले होगे तो 1 माइनस कोस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ गई ना होल स्क्वायर की वैल्यू। तो दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो 2 इंटू 2 का बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय 2। देखो हो गया ना प्रूव। तो यानी कि अगर प्लस आएगा बीच में तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 कोस थीटा बाय 2, अगर माइनस आएगा तो 2 साइन थीटा बाय 2। याद भी रखना है एग्जाम में, ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाए कम से कम आंसर तो आपको याद हो पहले से। ठीक है, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, ये खत्म हो गया आपका जो है ये कॉन्सेप्ट बच्चों खत्म हो गया। अच्छा एक चीज़ और देख लो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिस बच्चे को कुछ नहीं पता है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या होती है, ए वेक्टर की लेंथ इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी लाइन के आपको क्या निकालने हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान। देखो मैं आपको पहले तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 मान लेता हूँ मैं 3, और इज इक्वल टू z प्लस 5/6, ये मान लो क्या है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसके आपको डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, क्या निकालने हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशो, यानी कि इस लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट क्या है, आई जे के कोफिशिएंट। देखो ये जो नीचे होता है ना 2, 3 और 6, यही क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन रेशो होता है। यही क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशो होता है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, क्या निकालने हो बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में सिर्फ फर्क इतना ही होता है। ये जो वेक्टर है ना बच्चों, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बताओ 2i प्लस 3j प्लस 6k, इस वेक्टर की लेंथ, मान लो ये बी वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी आप मेरे को बताओ, इसकी लेंथ होगी 4 प्लस 9 और प्लस 36 यानी कि √49 यानी कि 7। इस वेक्टर को इस
वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दो, मतलब इसको यूनिट वेक्टर बना लो, तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे ना वो क्या होंगे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में बच्चों एल स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस एन स्क्र क्या होता है 1, वेयर एल एम एन क्या होते हैं बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन। तो आप मेरे को बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। इस वेक्टर की लेंथ क्या है 7 है ना, हर एक को क्या कर दो 7 से डिवाइड कर दो, हर एक को क्या कर दो बच्चों 7 से डिवाइड। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो ऐसे निकालेंगे। लेकिन लेकिन बच्चों एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दिया पहले ही पेपर में, और ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, क्वेश्चन भी बुक में है। जब मैं 3D पढ़ाता हूँ तो वहाँ मैं बताता हूँ ये चीज़ कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ गया तो 99% बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है कि ऐसी लाइन आ गई तो हम डायरेक्शन कोसाइन तुरंत निकाल देंगे, है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं होता, वो ऐसे देगा आपको लाइन 2x माइनस के 6 अपॉन में मान लो दे दिया 6 इक्वल टू 3y माइनस के 4 अपॉन में दे दिया 3 इक्वल टू 4z माइनस के 8 और नीचे दे दिया बच्चों आपको 12। ये कहेगा अब बताओ इसके डायरेक्शन को साइन बताओ। अब बच्चा पता है क्या करेगा, बच्चा कहेगा सर डायरेक्शन रेशियो तो मेरे को पता लग ही गया 6, 3 और 12, मैं इसको इसकी लेंथ से और डिवाइड कर दूंगा, निकल जाएंगे डायरेक्शन को साइन। लेकिन एग्जामिनर क्या है तुरंत आपको गलत कर देगा आपका आंसर। वो क्या कहता है आपको, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन तो बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये कहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x का कोफिशिएंट 1 होता है, y का कोफिशिएंट 1 होता है और z का कोफिशिएंट कितना होता है 1। तो आपको वो हिंट दे रहा है कि पहले इनका कोफिशिएंट तो 1 बनाओ, उसके बाद ही तो आप कह सकते हो कि ये डायरेक्शन रेशियो है। तो इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने का मतलब ये है जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। 2 को कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब बाहर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से तो अंदर क्या करोगे डिवाइड, ये आएगा x, ये आएगा 3, नीचे 6 आ जाएगा। इसमें से 3 कॉमन लो, कॉमन का मतलब अंदर डिवाइड करो 3 से, यहाँ 4 कॉमन लो। अब आप मेरे को बताओ, अब कॉमन लेने के बाद ये 2 3 जा, ये 3 से 3 कट गया, ये 4 3 जा, अब क्या बच गया x माइनस 3 अपॉन 3, y माइनस 4/3 अपॉन 1 और z माइनस 2 अपॉन 3। ऊपर देखो x y z तीनों के कोफिशिएंट क्या है 1 बन गए। अब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो है 3, 1 और 3। तो ध्यान रखना है इस बात का बहुत अच्छे से, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो आप निकाल ही सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों आपसे, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं इतनी सारी चीज़ें सिखा दूंगा कि एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना तो बच्चा उस पर फोकस जरूर करेगा कि गलती कहाँ पे हो सकती है। सर ने बताया था कि यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, लेकिन हमें नहीं करनी वो मिस्टेक बार बार से। यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ बच्चों, पहले मैं इस लाइन को एज इट इज लिख लेता हूँ, 1 मिनट का टाइम भी नहीं रखना लिखने में, तो जल्दबाजी मत किया करो, पूरा लिखा करो पेपर के अंदर। मैंने अभी आपको क्या कहा कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, बच्चे कहते हैं सर 1 ही तो है। मैं कहता हूँ 1 कहाँ पे है, -1 है, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो बाहर माइनस कॉमन ले लो। x माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, +3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का। मैं x के आगे 1 रखना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुना करो मेरी बात। 2 कॉमन लो यहाँ पे, तो y माइनस 1/2 और नीचे कितना आ गया 2, और ऊपर तो z माइनस 0 है ही, नीचे कितना है बच्चों 4। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया x माइनस 3 अपॉन 1। y के साथ माइनस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन रेशियो वो क्या हो गए 1, 1 और 4। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कोई बच्चा कहेगा सर इस डायरेक्शन वेक्टर आप लिख दो पहले, डायरेक्शन वेक्टर क्या है 1 यानी कि i, 1 यानी j प्लस 4 के, इसकी क्या निकाल लो लेंथ निकाल लो, इसकी लेंथ निकाल लो 1 + 1 4 का स्क्वायर 16 यानी कि √18, और √18 क्या होता है बच्चों 9 × 2 होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 3√2 आ गया। तो इनको 3√2 से डिवाइड कर दो, बस हर एक वैल्यू को 3√2 से डिवाइड कर दो, तो यही आपके क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइन आ गए। मतलब कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा बच्चा भी निकाल देगा। लेकिन बात इंपॉर्टेंट कहाँ पे है कि बच्चा इस चीज को ध्यान में रखता है क्या कि x y z के कोफिशिएंट ऊपर सबसे पहले क्या बनाने हैं 1। अगर नहीं बना के दे रखे एग्जामिनर ने तो आपको बनाने पड़ेंगे, और एग्जामिनर आपको कभी भी बना के नहीं देगा, क्योंकि अगर वही उसने बना के दे दिया तो फिर आपसे क्या पूछेगा। ये तो कोई भी बच्चा जिसने वेक्टर पढ़ा है 3D पढ़ा है वो बता ही देगा कि ये क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये देखो प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें कहता है एक बैग के अंदर एक रेड है और 3 व्हाइट बॉल है। हम पहले एक बैग, अभी अभी मैंने प्रोबेबिलिटी आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया है, जिसने वो प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया ना, मैं कहता हूँ
8 नंबर उसके कहीं नहीं गए, बिल्कुल 100% 8 के 8 नंबर उसके आएंगे। एक इसमें रेड बॉल है और 3 क्या है बच्चों, व्हाइट बॉल है। 3 क्या है इसके अंदर आपकी व्हाइट बॉल है, टोटल होगी 4 बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक वेरिएबल लेते हैं एक्स और फिर उसकी क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल का, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, नंबर ऑफ रेड बॉल का। क्या किया गया है, 2 बॉल निकाली गई है 1 बाय 1 करके, एक एक करके, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो पहली बॉल निकाली उसको हमने बैग के अंदर वापस नहीं डाला, बल्कि क्या कर दिया, उसको अलग रख दिया। फिर एक बॉल निकाली, आपने क्या करी है, ऐसे 2 बॉल निकाली है। आपको किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है बच्चों, रेड बॉल का। एक बात बताओ, रेड बॉल कितनी आ सकती है, 2 में से हो सकता है कोई भी ना आए, दोनों के दोनों क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए। या रेड बॉल कितनी आ सकती है, हो सकता है एक आ जाए। या रेड बॉल कितनी आ सकती है, बच्चा कहेगा सर 2 भी आ सकती है। मैं कहता हूँ पूरे बैग के अंदर बॉल एक ही है जब रेड, तो दोनों बॉल रेड कैसे आ सकती है। आपने पहली बॉल निकाली, वो रेड आ गई, आपने उसको अलग रख दिया, अब तो बैग के अंदर रेड बॉल बची नहीं, तो अब दूसरी बॉल रेड कैसे आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो यानी कि रेड बॉल या तो एक आएगी या फिर क्या है बच्चों, 0 आएगी। लेट कर लो आप, उसको नाम क्या दे दो वेरिएबल को, एक्स। एक्स क्या डिनोट करता है आपका, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। एक्स क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रेड बॉल। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, या तो 0 होगी और या फिर क्या होगी, 1। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, सॉरी 0 की। पहले मैं निकालता हूं, जब कोई भी बॉल रेड ना हो, इसका मतलब पहली बॉल भी व्हाइट होगी और दूसरी बॉल भी क्या होगी, व्हाइट। पहली बॉल व्हाइट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। दूसरी बॉल व्हाइट आए और विद रिप्लेसमेंट, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट, टोटल में से भी एक कम हो जाएगा और व्हाइट बॉल भी एक कम हो जाएगी, है ना। 3 से 3 कट गया, 2/4, और 2/4 को क्या बोलते हैं, 1/2। ये आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, एक बॉल जिसमें एक भी बॉल आपकी रेड ना आए। अब एक बॉल रेड आए, जब मैं प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाता हूँ, अभी मैंने टॉपिक पूरा पढ़ाया है आपको, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 99% बच्चे गलती करते हैं। वो क्या कर देते हैं, एक बॉल रेड आए, वो कहेंगे पहली बॉल रेड आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। दूसरी बॉल वाइट आनी चाहिए क्योंकि हम एक ही रेड लेके आना चाहते हैं, टोटल में से तो एक कम हो जाएगा, लेकिन लेकिन बच्चों व्हाइट बॉल तो तीनों की तीनों है ना। अभी आंसर कितना आएगा इसका, 1/4। बच्चे इसका आंसर 1/4 लिख देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, गलत हो आप। गलत क्यों हो, एक आपने ऐसा केस लिया है जिसमें पहली बॉल रेड आई और दूसरी व्हाइट, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है, ऐसा भी तो हो सकता है पहली व्हाइट आ जाए और दूसरी क्या आ जाए बच्चों, रेड। पहली बॉल व्हाइट आए, बताना प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अब दूसरी बॉल निकालोगे, टोटल में से तो एक कम होगी, लेकिन रेड तो भी रखी हुई है। तो बच्चों इसका आंसर आपका ये आएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। ये कितना आ गया, 1/4, और ये कितना आ गया आपका प्लस में 1/4। 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4, यानी कि 1/2, ये निकल गया। बस यही तो नई बात थी इसमें जो मेरे को आपको बतानी थी। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे आप, x, यहाँ क्या लिखोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी। x आपका क्या है बच्चों, 0 है, और एक क्या है 1। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, और 1 पे कितनी है आपकी, 1/2। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। और आपको आंसर चेक करना हो तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा इनका, 1। अगर 1 नहीं आया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। 5 क्वेश्चन हो गए अपने। 6th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन आसान है, कार्ड्स वाला क्वेश्चन, लेकिन कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, किस कंसेप्ट को समझने में बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो समझ ही नहीं पाते, वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है 2 कार्ड निकाले हमने 52 कार्ड्स में से, 1 बाय 1 करके, एक एक करके, विदाउट रिप्लेसमेंट। इस वर्ड को तो अंडरलाइन कर ही दिया करो, है ना, यानी कि रिप्लेस नहीं किए गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड, यानी कि फर्स्ट कार्ड क्या है बच्चों, रेड आए, एंड सेकंड कार्ड इज जैक। सेकंड कार्ड क्या है बच्चों, जैक। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक होते हैं मान लो पूरे ताश की गड्डी में रेड कार्ड्स, और एक क्या होते हैं बच्चों, जैक। आप मेरे को ये बता दो, रेड कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं, और जैक कितने होते हैं टोटल, 4। लेकिन ध्यान से सुनो, जो 4 जैक होते हैं वो सारे के सारे ना तो रेड होते, ना सारे के सारे ब्लैक होते। आपको पता है कि ये 2 रेड होते हैं जैक, और 2 क्या होते हैं बच्चों, ब्लैक। यानी कि इन कार्ड्स में से, और इन कार्ड में 2 कार्ड कॉमन है ना, रेड यहाँ पे भी है और रेड यहाँ पे भी है, मतलब कि दोनों अगर इंडिपेंडेंट होते, इसमें जो कार्ड है वो इसमें नहीं होते, तब तो ये क्वेश्चन होता आसान। लेकिन अब बच्चों क्या कर दिया इसको थोड़ा सा टफ। टफ का मतलब बच्चे से कुछ ये जानना चाहता है एग्जामिनर, कि बच्चे को हर चीज़ की डीप के अंदर नॉलेज है क्या, जब उसने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था। बच्चा ये आप ये बताओ मेरे को, मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो ये आपसे कह रहा है पहला कार्ड हो किस, कौन सा, रेड,
और दूसरा कार्ड क्या हो बच्चों, रेड। अब इसने ऑर्डर फिक्स कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट कार्ड क्या हो, रेड। ए इवेंट में मानता हूँ फर्स्ट कार्ड क्या हो बच्चों, रेड, और सेकंड कार्ड क्या हो, जैक का। लेकिन मैं इसमें है ना दो केस बनाता हूँ। हो सकता है जो फर्स्ट कार्ड रेड आया हो वो जैक का आया हो, मतलब कि जो जैक जैक के दो रेड कार्ड है, हो सकता है वो रेड उन दो में से आया हो। फर्स्ट कार्ड इज रेड ऑफ जैक। तो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना ये वर्ड, फर्स्ट कार्ड रेड तो आया है लेकिन कौन से वाला रेड, जो जैक का है, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड तो जैक का आना ही चाहिए, एंड सेकंड कार्ड इज जैक। अब लिखने के बाद आप समझ जाओगे कि हाँ जो मैंने लिखा है बिल्कुल 100% करेक्ट लिखा है, ठीक है। या फिर बच्चों दूसरा केस क्या हो सकता है, फर्स्ट कार्ड तो देखो रेड ही आना चाहिए, इसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि पूछा गया है। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि मेरे पास दो चॉइस है, पहला कार्ड हो सकता है मेरा जो रेड आया है वो जैक का आया हो या फिर जैक का ना आया हो। फर्स्ट कार्ड इज रेड विच इज नॉट जैक, एंड सेकंड कार्ड इज जैक। सेकंड तो जैक का होना ही चाहिए, ये तो आपसे पूछा गया है, सेकंड कार्ड इज जैक। तो आप मेरे को बताओ इसको अगर मैं बी इवेंट दूं तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इवेंट की। बहुत इजी कर दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन ये। पहला कार्ड रेड आए और वो भी किसका, जैक का। बच्चों जैक के टोटल कार्ड 4 होते हैं, उसमें से 2 क्या होते हैं, रेड। पहला कार्ड रेड भी होना चाहिए और जैक भी होना चाहिए, उसके चांस कितने बताओ, 2/52 है, क्योंकि टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 2 ही कार्ड तो ऐसे है जो रेड भी है और जैक भी है। इनटू सेकंड कार्ड जब आप निकालोगे बच्चों, एक कार्ड तो टोटल में से कम कर ही दो, है ना, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। सेकंड कार्ड आपका जैक का आना चाहिए। बच्चों जैक के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हो पहला कार्ड जो आया है रेड वो जैक का आया है, तो मतलब जैक का एक कार्ड तो खत्म हो गया, एक कार्ड तो आपने निकाल के क्या रख दिया, बाहर रख दिया। अब 4 नहीं, अब कितने बच गए बच्चों, 3। ये बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, वो 4 के 4 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 26, ये कितना हो गया 117, यानी कि 1/26 इंटू 17। समझ गए आप मेरी बात का मतलब, बस इसको मल्टीप्लाई मत करो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो फर्स्ट कार्ड रेड तो आना चाहिए लेकिन जैक का नहीं। बच्चों रेड कार्ड जो जैक का नहीं हो, ये बता दो आप मेरे को, जो रेड कार्ड 26 होते हैं इसमें जैक के कितने होते हैं, 2, एंड नोट जैक जो जैक के नहीं है वो कितने होते हैं, बाकी के 24 होते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ रेड कार्ड आना चाहिए लेकिन वो जैक का नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी 24 में से कोई आना चाहिए। और एक कार्ड तो देखो टोटल में से तो कम कर ही दो, सेकंड कार्ड जैक का। अब जैक के तो कितने अवेलेबल है बच्चों, 4 के 4 अवेलेबल है ना, क्योंकि पहला कार्ड जैक का नहीं आया। तो देखो 3 पे काटो, 3 8 जा और 3 17 जा 1, और ये कितना आ गया आपका 3। तो ऊपर कितना आ गया बच्चों 4, मैंने कहाँ गलती कर दी, 24/52 और 4/51। 3 पे काटेंगे 8 और 17, 4 पे काटेंगे ये आ गया आपका, हाँ ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको नीचे, ऊपर क्या है 26 इंटू 17 है ना बच्चों, मैं इसको नीचे भी 26 बना लेता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि एलसीएम लेना क्या हो जाए मेरे लिए आसान हो जाए। ये हो गया। अब बताओ आप मेरे को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बीच में और का साइन था ना, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था बच्चों, 1/26 इंटू 17। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 16/26 इंटू 17। एलसीएम ले लो कितना, 26 इंटू 17, ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या प्लस में 16, तो 17 आ गया, 26 इंटू 17, 17 से 17 कैंसिल, नीचे क्या आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 1/26। तो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों, सेक्शन नंबर ए। देखो सेक्शन नंबर ए कहने को तो सिर्फ 6 क्वेश्चन थे और टोटल कितने मार्क्स के थे, 12 मार्क्स के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने इतने कॉन्सेप्ट समझा दिए ना इन 6 क्वेश्चन के थ्रू कि पेपर के अंदर जैसे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिए हैं उसके हिसाब से अगर पेपर आता है तो इनके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते। आपका दिमाग चलने लग जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग करके बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करते जाना है, हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेक्शन 2 पूरा करेंगे, आराम आराम से करेंगे, बट मैं पूरा पेपर आपको 100% सोल्व कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।